सो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 बजटिंग। और इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है ये एमए का। तो हमारा जैसा कि एम था कि हम लोग थ्योरी पोर्शन कवर करने वाले, तो बजटिंग के थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एमटीक्यूज में भी आ जाता है, नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। तो फटाफट इसकी थ्योरी पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि पर्पस ऑफ बजट, बजट का पर्पस क्या क्या होता है। तो बजट इज अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अ प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड इन एडवांस ऑफ द पीरियड टू विच इट रिलेट्स। यानी कि आप लोग मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पर 2023 में खड़े हैं, आपको 2024 का बजट प्रिपेयर करना है कि हमारी क्या क्या सेल्स हो सकती हैं, क्या क्या हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स हो सकती है, कितना रिवेन्यू, कितना प्रॉफिट, ये सब चीज़ें आप पहले ही 2023 में ही सोच के चल रहे हो कि 2024 में कितना हो सकता है। तो हम इसको बजटिंग के नाम से पुकारेंगे। और बजट जो होता है वो सेट्स आउट द कॉस्ट एंड रिवेन्यू दैट आर, वही जो कॉस्ट रिवेन्यू फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होने होते हैं वो सब हम बजट में बनाते हैं। बजट के अंदर क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट करते हैं, फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, कंट्रोलिंग कॉस्ट की हम कंट्रोल को कैसे मिनिमाइज कर सकें कि जैसे इस साल हमारे 10,000 रुपये खर्चा आ रहा था किसी पर्टिकुलर चीज़ में, अगले साल कैसे हम 10,000 से उसको कम में कर सकें। तो ये सब हम सोच के रखते हैं कि कैसे कंट्रोल को करें। उसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की, जैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्या पिछले अगली बार भी हम ओवर परफॉर्म कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर जितना हमने सोचा उस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब बजट में सोचेंगे। एक्सपेंडिचर का ऑथराइजेशन करेंगे, कितना एक्सपेंडिचर हमने इस बार ही करा था, अगली बार कितना कर सकते हैं। मोटिवेशन के लिए एम्प्लॉयज़ वगैरह को मोटिवेशन करने के लिए ये सब भी बजट्स में इंक्लूड करते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ टारगेट, जो भी हम टारगेट सोच रहे हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में जो बातचीत वगैरह करते हैं अपने इंटरनली, वो सब भी बजट्स के अंदर ही डिसाइड होगा। ओके, सो बात कर लेते हैं प्रिपेयरिंग बजट के अंदर स्टेप्स आते हैं, कुछ स्टेजेस आती हैं जो कि एमसीक्यू के पीओवी से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफाइन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा कह देते हैं कि 1 महीना या 2 महीने के बारे में आपको नहीं सोचना है, ठीक है। आपको सीधा 5-6 साल या फिर उससे ज़्यादा के लिए सोचना है लॉन्ग टर्म, क्योंकि 1-2 महीने नहीं होता लॉन्ग टर्म, कुछ ज़्यादा ही, मतलब जैसे कि करंट एसेट्स छोटे के लिए तो नॉन करंट लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा सालों के लिए होता है, वैसे ही लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, बाकी वो हम कॉन्टेक्चुअल नहीं करते हैं। उसके बाद हमें बजट कमेटी फॉर्म करनी है ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें जो भी हमने बजट पॉलिसीज़ बनाई हैं सेट, और उसके बाद हम बजट को अप्रूव कर सकें। बजट कमेटी जो होती है उसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, बजट ऑफिसर होता है, और डिपार्टमेंटल या फिर फंक्शनल हेड होता है। बजट ऑफिसर जो होता है मेनली मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, यानी कि अगर आप लोग भी ऐसे ही अभी फ्यूचर में जाके मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनो तो आप भी इस कमेटी में शामिल हो सकते हो। ओके, तो प्रोड्यूस बजट मैनुअल, इसके बाद हम ये सब बनाने के बाद बजट मैनुअल को प्रोड्यूस करते हैं। बजट मैनुअल के अंदर क्या क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इन प्रिपेयरिंग एंड यूजिंग बजट, कि बजट को कैसे यूज़ किया गया और किस प्रकार से प्रिपेयर किया गया। डिटेल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि किस किस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा चार्ट ऐसे बना के दे दिया जाता है, फिर इस बंदे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये बजट होल्डर ये सब करेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई प्रिंसिपल बजट फैक्टर, द लिमिटिंग फैक्टर विच लिमिट द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और यूजुअली जो होता है वो सेल्स होता है, बट कोई भी इसका आगे सोच भी सकता है। इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर मैंने निकाला है कि द प्रिंसिपल बजट फैक्टर ऑल्सो नोन एज द की बजट फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर is the element or constraint that restricts or limit the activities of an organization। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करता है या फिर लिमिट करता है व्हेन प्रिपेयरिंग इट बजट। जब भी बजट प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई भी एक्टिविटी को कोई चीज़ रिस्ट्रिक्ट कर रही है या फिर लिमिट कर रही है तो उसको लिमिटिंग फैक्टर कहेंगे। दिस फैक्टर कुड बी एनीथिंग दैट हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है इसका, इसलिए इसको लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। ओके, सो इसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हमें बजट को प्रोड्यूस करना है प्रिंसिपल बजट फैक्टर के अकॉर्डिंग, कि हमारी ये लिमिटिंग फैक्टर है तो इसके अकॉर्डिंग अब हम बजट प्रोड्यूस करने वाले हैं। फिर उसके बाद प्रोड्यूस एंड अप्रूव अदर बजट बेस्ड ऑन बजट फॉर लिमिटिंग फैक्टर। अदर जो भी बजट्स होते हैं लिमिटिंग फैक्टर को छोड़ के उसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसे अप्रूव देंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में रिव्यू करेंगे एक्चुअल रिजल्ट और कंपेयर करेंगे बजट के साथ, ताकि हम वेरियंसेस कैलकुलेट कर सकें। वेरियंस जो भी होता है कि जो हमने बजटेड सोचा और एक्चुअल कितना है, इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होगा वो वेरियंस हो जाएगा। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है मास्टर बजट। मास्टर बजट जो है इंक्लूड करता है बजटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, द कैश बजट एंड बजटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे कि आप लोगों को पता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती थी, एक तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होता था, एक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होता था, और साथ में हमारा एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होता था। वैसे ही यहाँ पर जो है मास्टर बजट के अंदर ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, लेकिन बजटेड कैश बजट आता है और बजटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट। उसके बाद बात करते हैं कॉन्टिन्यूस बजट की। तो ये एक ऐसा बजट होता है जो प्रिपेयर करा जाता है एक ईयर में या फिर कोई बजटेड पीरियड में अहेड एंड इज अपडेटेड रेगुलरली बाय एडिंग अ फर्दर एक्शन पीरियड। यानी कि मान लीजिए आप लोगों ने 2023 में ही सोच रखा है
कि हमारे 2024 में ये खर्चे होने वाले हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूस बजट के अंदर ये हो जाता है कि आप ना हर बार इसको अंदर चेक करते रहते हो। जैसे पहले महीने में आपने चेक कर लिया कि हमने सोचा पहले महीने में इतना होना चाहिए था, क्या इतना हो रहा है नहीं, फिर चौथे महीने में आए, चौथे महीने में चेक करा कि क्या इतना हो रहा है या फिर नहीं। तो आप लोग इसको कॉन्टीन्यूसली चेक भी करते रहते हो, इसलिए इसको कहते हैं कॉन्टीन्यूस बजट, और इसको रोलिंग बजट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कॉन्टीन्यूस बजट ये था तो रोलिंग बजट क्या होगा। ओके, सो अगला बात करते हैं मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन जो होता है इज द ड्राइव और अर्ज टू अचीव एन एंड रिजल्ट की किसी भी चीज़ को अगर आपको पाना है तो उसके लिए आपको मोटिवेशन होनी चाहिए। आप लोग एसीसी किस लिए कर रहे हो कि आप लोग बड़ी फर्म में काम कर सको, आप अपने कंसल्टेंसी फर्म खोल चुको या फिर कुछ भी कर सको, जो भी आपका मेन मोटिव होता है, फिर वो आपको मोटिवेशन देता है ताकि आप पढ़ो अच्छे से और आगे जाके एक बड़े आदमी बनो। ठीक है, तो एंड रिजल्ट से मोटिवेशन जो है वो अचीव करने की हमारे को क्षमता देती है। एन इंडिविजुअल मोटिवेटेड इफ दे आर मूविंग फॉरवर्ड टू अचीविंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव। जिस प्रकार आप एसीसी की तरफ बढ़ रहे हो वही सब मोटिवेशन, आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो मिल रहा होगा, है ना। तो देयर इज एविडेंस व्हिच सजेस्ट दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन मैनेजर एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन। तो यहाँ पे एक एविडेंस है जो सजेस्ट करता है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लानिंग होती है ना, वो एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखता है मैनेजर और एम्प्लॉय के मोटिवेशन को। क्योंकि कई हद तक मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले ये बताते हैं कि किसको कितनी पे वगैरह होनी चाहिए, क्या कॉस्ट पर यूनिट आती है, फिर उसी हिसाब से डिसाइड होता है। तो एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है एक कंपनी में। तो इसको इंक्लूड करता है द लेवल एट विच बजट एंड परफॉर्मेंस टारगेट सेट। ये सब मोटिवेशन क्या इंक्लूड करता है, कौन से लेवल एट विच बजट एंड परफॉर्मेंस टारगेट सेट, और मैनेजर एंड एम्प्लॉय रिवॉर्ड सिस्टम कैसा है कि मैनेजर को किस हिसाब से रिवॉर्ड मिल रहा है, क्या उसके अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसके हिसाब से मिल रहा है, या मैनेजर की कैपेबिलिटी पे मिल रहा है, एम्प्लॉय को किस हिसाब से रिवॉर्ड मिल रहा है। ये सब अलग कंपनी के हिसाब से वेरी करता है। उसके बाद बात करते हैं द एक्सटेंट टू विच एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट इन द बजट सेटिंग प्रोसेस। बजट सेटिंग प्रोसेस में एम्प्लॉय कितने अच्छे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं या फिर नहीं। उसके बाद बजट शुड प्रोवाइड अ चैलेंज फॉर एम्प्लॉयज एंड मैनेजर दैट इज अचीवेबल विद एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एफर्ट। अब बजट इस प्रकार से बनाना चाहिए कि ये ना हो कि भाई हमने बजट इतना कम सोचा कि इस साल हमने सोचा कि 1 लाख की सेल होनी चाहिए, लेकिन हमारा पोटेंशियल इतना था कि हम 5 लाख की सेल कर सकते थे। तो हम इतना मतलब रखेंगे कि हमारा अचीवेबल हो, ये ना हो कि हम ऐसे ही सोच रहे हैं कि भैया 1 लाख ही कर लिया, अब 5 लाख हो सकते हैं तो हम 1 लाख क्यों सोचे। ठीक है, और इतना हो सकता है जब एम्प्लॉय अपना एफर्ट डाले, तो इस हिसाब से बनाना चाहिए कि एम्प्लॉय अपना एफर्ट भी दे। ये ना हो कि भैया खाली बैठा है एम्प्लॉय भी, मतलब तो उसको सैलरी दे रहे हैं और वो बैठ के मतलब मजे मार रहा है अपना ऑफिस में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। द राइट लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज दैट विच इज एक्सेप्टेबल टू इंडिविजुअल मैनेजर। ये भी ना हो बहुत मुश्किल दे दो कि 5 लाख ही कर सकते तो आप 10 लाख का अचीव कर लो, जो भी आपका अचीवेबल हो आपको वही सब टारगेट जो है वो सेट करनी चाहिए। दिस लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी विल डिफर फ्रॉम मैनेजर टू मैनेजर। मैनेजर टू मैनेजर डिफर कर सकती है, और जैसे कि आपको पता ही है हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होता है, तो जिस हिसाब से इंडिविजुअल है उस हिसाब से उसको टारगेट देनी चाहिए। इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंसेंटिव स्कीम भी मिलती है कि अगर आप लोगों ने जैसे मान लो आपको 100 प्रोडक्ट बेचने थे, आपने 120 प्रोडक्ट बेच दिए, तो जो 20 एक्स्ट्रा बेचे उस पर आपको इंसेंटिव मिल जाएंगे। ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, बजट्स बाय देमसेल्व्स हैव अ लिमिटेड मोटिवेशनल इफेक्ट। इट इज अ रिवॉर्ड स्ट्रक्चर दैट इज लिंक्ड टू अचीविंग द बजट रिक्वायरमेंट। जो भी अब इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, जो आपने बजट सोच रखा था आपको वो अचीव कर लिया, तो आपने वो अचीव कर लिया तो आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलते हैं, यानी कि आपको कंपनी की तरफ से एक बोनस टाइप की चीज़ मिलती है। और इसके अंदर आपको देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एम्प्लॉय रिवॉर्ड सिस्टम आर एस फॉलो। अगर गुड एम्प्लॉय रिवॉर्ड सिस्टम हुआ तो ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। फेयरनेस, जितना मतलब उसको डिजर्व करता था उसको उतना मिल रहा है। मोटिवेशन, अब देखो भैया एक बंदे को अगर 5,000 रुपये नॉर्मल सैलरी के मिलते थे, लेकिन उसने बजट के हिसाब से एक्चुअल जो है आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया, तो उसको अब वही 5,000 की बजाय मान लो 7,000 रुपये मिल रहे हैं, तो ये 2,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो उसके लिए मोटिवेशनल होगा। अंडरस्टैंडेबल होगा कि भाई देखो अब जितने आउटपुट उसने बेचे तो उसके हिसाब से उसको 2,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो अंडरस्टैंडेबल है। ये थोड़े 5,000 से सीधा आप उसको 20,000 सैलरी दे दोगे, तो अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है। उसके बाद कंसिस्टेंसी अप्लाई करनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और यूनिवर्सल होना चाहिए, हर एक पे सेम चीज़ लागू होनी चाहिए। ये ना हो कि भैया आप बायस हो रहे हो। ठीक है, उसके बाद दीज आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ इंसेंटिव। 3 मेन टाइप की इंसेंटिव होती हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, बोनस स्कीम्स और प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर जो भी फर्म प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ हिस्सा दे देती है एम्प्लॉयज़ को। बोनस स्कीम्स के अंदर कुछ बोनस के हिसाब से देते हैं, जैसे कि आपने जितना भी आपका बेसिक पे है उसके ऊपर से 50% एक्स्ट्रा आप बोनस दे दो, या फिर जो भी सीन होता रहता है। परफॉर्मेंस रिलेटेड आपने 100 आउटपुट बनाने थे, आपने बना दिए 150, तो बाकी जितने आपने ज़्यादा बना दिए उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव मिल जाए। ओके, तो बात कर लेते हैं पार्टिसिपेटिव बजटिंग की। इसके अंदर जो है टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच आती है। टॉप इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि
टॉप डाउन तो ये हो गया कि यहाँ पर मैनेजर बैठा है और ये अपने पूरे एम्प्लॉयज़ को बजट जो है वो सुना रहा है एम्प्लॉय की, इसमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, बस जो यहाँ पे ऊपर वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी इन्होंने बजट सेट कर दिया वो एम्प्लॉय को मानना पड़ेगा। उसके बाद बॉटम अप अप्रोच ये रहती है कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो दोनों आपस में बातचीत करके काम करते हैं और सहमति से होता है, एम्प्लॉय भी इसमें इनिशिएटिव लेता है, इससे दोनों का ही फायदा होता है और एम्प्लॉय को मोटिवेशन भी मिलती है। बाकी पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। टॉप डाउन अप्रोच इज वेयर बजट्स आर सेट बाय हायर लेवल, यानी कि ये हायर लेवल्स मैनेजर्स के द्वारा सेट किए जाते हैं और कम्युनिकेट किए जाते हैं फिर लोअर लेवल मैनेजर टू हुज एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट, दिस इज ऑल्सो नोन एज इम्पोज बजट, की हम सीधा बजट जो है वो लागू कर देते हैं। अब हम इनसे बस बता रहे हैं कि हमने ये सोच लिया बजट में, अभी तुम पे अरे यार राइटिंग बहुत ख़राब है तो थोड़ा सा हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय है और ये हमारा मान लो टॉप लेवल का मैनेजर है, तो सीधा बजट को डिसाइड करा और यहाँ पे इम्पोज कर दिया कि भैया ये हमने बजट बनाया और ये तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हम बॉटम अप अप्रोच में जाएंगे, तो यहाँ पर इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द बॉटम अप अप्रोच टू बजटिंग इज वेयर लोअर लेवल मैनेजर्स आर इन्वॉल्व इन सेटिंग बजट टारगेट, दिस इज नोन एज पार्टिसिपेटिव बजट। और यहाँ पर ये टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं और ये लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इनको सीधा इम्पोज नहीं करते, इनसे भी बातचीत करते हैं, इनकी भी बातचीत होती है, फिर उसी के बाद जो है वो बजट आगे लागू किया जाता है। तो ये होगी बॉटम अप अप्रोच। ओके, सो इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल बजट की। फंक्शनल बजट क्या होता है? फंक्शनल बजट इज अ बजट ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विच अप्लाइज टू अ पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर अप्लाई किए जाते हैं। मेन फंक्शनल बजट जो कि हमें प्रिपेयर करने होते हैं, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल यूसेज बजट, मटेरियल परचेज बजट, लेबर बजट और ओवरहेड बजट। इसके जो फॉर्मूलेज हैं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको देख पा रहे होगे, और ये पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आपको बस ये फॉर्मूले याद करना, देखो कोई कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मत रखना इसके लिए, मैं तो कहूँगा बस ये फॉर्मूले याद कर लो। यहाँ पे स्क्रीन पॉज है, वरना आपके पास भी ये तो मतलब होंगे ही नोट्स वगैरह में, तो इसे याद कर लो क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, बस अभी याद करोगे तो इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी मैं ये कहूँगा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो इन सब चीज़ों की। और इसके बाद ये सब प्रैक्टिकल पोर्शन है और इसके बाद हम सीधा यहाँ पर चलते हैं कैश बजट की तरफ, ठीक है। वो ऊपर प्रैक्टिकल पोर्शन था, आई होप मैं क्लियर हूँगा। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं इसमें थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल पोर्शन आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उससे कवर कर सकते हो, ठीक है। मेन मेरा मोटिव या एम यही है कि मैं आपको थ्योरी कराऊँ। ओके, कैश फोरकास्ट, कैश बजट के अंदर जो होता है कैश फोरकास्ट होता है इज एन एस्टिमेट ऑफ कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट। हम या वही 2023 में कर रखे हैं और 2024 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सोच रखा है कि कितना कैश का, ठीक है। पहले हमने सोचा था बजट की कितना कैश और क्रेडिट दोनों आ सकता है, कि हम कुछ क्रेडिट में भी बेचते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे अब बस सोचेंगे कैश की कितनी हम पेमेंट कर रहे हैं और हमारे को कैश की कितनी रिसीव हो रही है, बस इतना ही कैश के बारे में देखेंगे। और कैश बजट इज अ कमिटी टू अ प्लान कैश रिसीव और पेमेंट, और कैश forecast and budget consider flows, so be careful to make sure that the transactions you are calculating involve only cash items। कैश बजटिंग में याद रखना कि खाली कैश आइटम इन्वॉल्व होंगे। ये प्रोफॉर्मा आ गया कैश बजट का, देखो रिसीप्ट है, कैश सेल से आपको जो भी रिसीप्ट मिल रही हैं, रिसीवेबल से जो भी कैश मिल रहा है, कैपिटल आप जितना लाए हो, ये सब आपकी टोटल रिसीप्ट बन गई। पेमेंट में आपने कितने एक्सपेंस आए हैं, पेबल को कितने पे करे, नॉन करेंट एसेट खरीदने में कितने पैसे गए, फिर टोटल रिसीप्ट में से आप टोटल पेमेंट्स को जो है वो माइनस कर दोगे तो आपका नेट कैश तो आ जाएगा। इसके बाद ओपनिंग बैंक बैलेंस होगा जो कि आपको बैलेंस शीट में दे रखा होगा, जो उसको जो भी प्लस माइनस होगा वो कर देना। उसके बाद आपका क्लोजिंग बैंक बैलेंस आ जाएगा, ये आपका आंसर होने वाला है। ओके, सो आगे बात कर लेते हैं ये सब आपके एग्जाम्पल वगैरह प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा। What if analysis, what if analysis is a form of sensitivity analysis that allows what if analysis हमने स्प्रेडशीट में भी पढ़ा है, जैसे कि effects of changes in one or more data value to be quickly recalculated और budget to be amended or adjusted easily। spreadsheets are very useful in what if analysis। ये मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में स्प्रेडशीट में करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे सेल्स और कॉस्ट है, प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट आपको पता है सेल्स माइनस कॉस्ट होता है, तो सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर दिया, प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे मान लो कि हमारे को एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होगा कि हमारी सेल्स कॉस्ट जो है वो हमारी अगले साल बढ़ जाती है, मान लो 60,000 से 70,000 हो जाती है, प्रॉफिट अपने यहाँ बढ़ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि 80,000 से हमारा कॉस्ट जो होती है वो हो जाती है मान लो 90,000 हो जाती है, तो प्रॉफिट अपने आप चेंज हो गया। वही मान लेते हैं हमारी सेल जो हमने 3 लाख सोची थी, अब 3 लाख से हमारी क्या चांसेस है कि 3 लाख से हमारी हो जाती है मान लेते हैं कि 4 लाख हो जाती है, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, ये सब हमारे को एक्सेल में बहुत ईजी होता है, इसलिए वहाँ पे बताया कि व्हाट इफ एनालिसिस स्प्रेडशीट में होता है, बहुत ईजी से हो जाता है। इसके बाद सिनेरियो प्लानिंग की बात करें तो सिनेरियो प्लानिंग हैज प्रूव्ड अ वेरी
यूजफुल टूल इन फोरकास्टिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड बिजनेस मॉडलिंग। पहले से हम एक सिनेरियो प्लान कर लेते हैं कि मान लो इस टाइम में, इस ईयर में ये सब हमारे साथ हो सकता है, हमारी इतनी रेवेन्यू बढ़ेगा, इतना कम होगा, इतनी कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी कम होगी या बढ़ेगी, इतना हमारा परचेज होगा, इतना हमारा लास्ट में क्लोजिंग इन्वेंटरी आ जाएगा। ये सब चीज़ें हम पूरा सिनेरियो बना के चलते हैं, फिर उसी हिसाब से हम आगे का बजट प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो इसके बाद हमारा आ जाता है बजटरी कंट्रोल साइकिल। इसके बाद हमें एक बजटरी कंट्रोल साइकिल में ये सब पढ़ना है कि पहले हमारा बजट जो होता है वो एग्री करा जाता है, उसके बाद हमारा एक्सपेंडिचर जो है उसे एग्री किया जाता है, इसके बाद जो भी डिफरेंस आता है बजट और एक्चुअल के बीच में, यानी कि जो भी वेरिएंस आता है उसको देखा जाता है। फिर उसके बाद हमें देखते हैं कि रीजन फॉर डिफरेंसेस सॉर्ट एंड ऑब्टेन फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एक्शन। जो भी हमारे डिफरेंस आ रखा है उसको देखते हैं कि मतलब किस वजह से जो है हमारा डिफरेंस आ रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपना जो बजटेड टारगेट हमने सोचा उसको हम अचीव नहीं कर पाए। इसके बाद हम वही फीडबैक लेते हैं ताकि हम अगला बजट से बना पाए, वही बजट एग्री किया जाता है, और यहीं पे हम ये भी देखते हैं कि परफॉर्मेंस को कैसे वापस से अच्छा बढ़ाया जाए, और फिर वो एक्सपेंडिचर, ये पूरी साइकिल जो है वो चलती रहती है। ओके, सो इसके बाद हम बात करते हैं फीडबैक की। तो फीडबैक जो होता है इज अ कंपैरिजन ऑफ बजट एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस विद अ व्यू टू रिवाइजिंग प्लान, बजट्स और ऑपरेशन। द कंट्रोल एक्शन टेक प्लेस आफ्टर द इवेंट। अब आपका पूरा बजट आपने सोच लिया, आपने एक्चुअल भी देख लिया, फिर आपने इसके बाद फीडबैक लेते हो कि हमने क्या क्या गलतियां करी और कैसे हम इसके बाद अगले साल में वापस से जब बजट बनाए तो हम ये गलतियां सोच के आगे बढ़े। इसके बाद प्लानिंग इज अ फॉर्म ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, यानी कि प्लानिंग जो होता है फ्यूचरिस्टिक की टाइप से होता है। हम इस तरह से प्लानिंग करते हैं कि हम आगे जो बजट बनाने वाले हैं उसके बारे में सोचे कि हमने ये गलती पिछली बार कर दी, चलो कोई नहीं, अगली बार ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। इसके बाद वो वापस से इंपॉर्टेंट चीज फिक्स, फ्लेक्सिबल एंड फ्लेक्स बजट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, फिक्स, फ्लेक्सिबल और फ्लेक्स बजट, जो कि यूज किया जाता है बजट की कंट्रोल साइकिल के अंदर। विद द प्लान बजट इज कंपेयर्ड विद द एक्चुअल रिजल्ट। वही जो आपने सोच रखा है बजट, उसको एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर किया जाता है, और जो भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है उसको वेरिएंस कहते हैं। अगर आपका एडवर्स वेरिएंस आ रहा है यानी कि वो प्रॉफिट आपके कम कर देगा, फेवरेबल आ रहा है तो आपके प्रॉफिट इंक्रीज कर देगा। ये सब वही होता है, मान लो कि आपने बजट सोचा है कि 1000 का होगा और आगे आपका 1200 का, और तो इसका मतलब वही डिपेंड करता है कि आपकी कितनी कितनी अलग अलग टाइप के ओवरहेड एक्सपेंडिचर होते हैं, कभी सेल्स वेरिएंस आ जाता है, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि क्या ज़्यादा होगा तो क्या फेवरेबल होगा, क्या एडवर्स होगा। ये सब आप प्रैक्टिकल में ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरी के हिसाब से आप यही समझो कि जो भी डिफरेंस आता है उसको वेरिएंस कहते हैं। एडवर्स होगा तो प्रॉफिट को कम कर देगा, फेवरेबल होगा तो प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा। प्रैक्टिस करते रहो, आपको समझ आता रहेगा। ठीक है, थ्योरी के हिसाब से बस आपको इतना समझना जरूरी है। इसके बाद फिक्स बजट जो होता है वो कंपेयर करता है ओरिजिनल बजट को एक्चुअल रिजल्ट के साथ। तो अब इसके बाद पता चलता है कि आपने क्या, आपका ओरिजिनल जो बजट था और एक्चुअल आपके रिजल्ट कितने हैं, वही वो आपका हो जाएगा फिक्स्ड बजट। ओके, इसके बाद बात कर लेते हैं फिक्स बजट जो है वो अनचेंज रहता है इवन दो द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी चेंज। वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी चेंज भी होता है लेकिन जो फिक्स बजट जो होता है वो अनचेंज ही रहता है पूरे टाइम। देयरफॉर डू नॉट कंपेयर लाइक विद लाइक, यानी कि लाइक विद लाइक चेंज नहीं रहता, क्योंकि भाई फिक्स बजट जो है वो हमेशा फिक्स रहता है, चाहे आपका वॉल्यूम बढ़े कम रहे, आपने जो भी बजट बना रखा है बजट तो आपका वही रहने वाला है। इसके बाद असिस्ट नहीं करता है आइडेंटिफायर कॉज, मतलब कोई भी वेरिएंस वगैरह आ सकता है, तो इस ये नहीं बता सकता फिक्स बजट की क्या क्या हमारे वेरिएंसेस आ गए हैं। इसके बाद फ्लेक्सिबल बजट की बात करें तो एक बजट है जो प्रिपेयर किया जाता है स्टार्ट ऑफ द पीरियड फॉर डिफरेंट पॉसिबल लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। जैसे कि 2000 एक्टिविटी पे आपके कितने होंगे, तो 4000 पे कितने होने वाले हैं, तो ये आपका फ्लेक्सिबल बजट जो है वो कंपेयर कर के बता देगा। सॉरी गाइस, तो इसके बाद बात करते हैं फ्लेक्स बजट की। तो फ्लेक्स बजट जो होता है वो चेंजेस एट द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी चेंजेस। Flex budgets are more useful for budgetary control purpose. To produce a flexible and flex budget, it is necessary to identify the cost behavior of the different items in original budget. मेन जो आपको मैं इसका मतलब बताऊं तो यही है कि मान लीजिए आपका एक्चुअल जो है वो 4000 आउटपुट के अकॉर्डिंग आपने काम किया है, और आपने बजटेड सोचा था कि 3000 के हिसाब से काम करोगे, और आपके इसमें 5 घंटे लगते थे, तो यानी 5 अपॉन ये 550 कर देते हैं या 500 कर देते हैं। ठीक है, 500 से ये गया तो यहाँ पे 6 पर बनेगा, तो यहाँ पे हमारा 24,000 कुछ बन जाएगा, जबकि हमारा एक्चुअल दे रखा था 30,000, तो हमारा वेरिएंस आ जाएगा 6,000 रुपये का। तो दिक्कत यहाँ पे क्या आएगी कि आप लोगों ने सोचा था कि 6 के हिसाब से हमारा 24,000 आउटपुट आना चाहिए, लेकिन आया आपका 30,000, तो ये 6,000 वेरिएंस आ गया। आप यहाँ पे देख रहे हो कि 4,000 के हिसाब से 30,000 आना चाहिए, लेकिन हमने सोचा था कि हमें 3,000 के हिसाब से हमारा कितना खर्चा बैठेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है फ्लेक्स बजट बताता है। इसके अंदर द ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल बजट और एक्चुअल रिजल्ट जो होता है, और जो भी डिफरेंस आता है उसको वेरिएंसेस कहते हैं। टोटल वेरिएंस कैन बी एनालाइज इनटू, या तो वॉल्यूम वेरिएंस से देख सकते हैं, तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये वॉल्यूम वेरिएंस बताता है, डिफरेंस दिखाता है कॉस्ट ड्यू टू द चेंज इन एक्चुअल एक्टिविटी फ्रॉम बजट। जो भी बजटेड हमने सोच रखी थी एक्टिविटी और एक्चुअल एक्टिविटी दोनों का डिफरेंस वॉल्यूम वेरिएंस बताएगा। फिक्स्ड और फ्लेक्स बजट। ओके, एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या बताएगा, डिफरेंस ऑन द फिक्स्ड बजट फिगर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्स बजट एंड एक्चुअल रिजल्ट। यहाँ पे फिक्स्ड और फ्लेक्स्ड है, यहाँ पे फ्लेक्स्ड और एक्चुअल है। आप जितनी ज्यादा कुछ देखो
मेन ये चीज़ें हैं ना प्रैक्टिकल में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी, इसमें आप थ्योरी में इतना कुछ समझने वाला है नहीं। तो जितने आप इसके प्रैक्टिकल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना वो आपको ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। जितना बाकी थ्योरी का है उतना तो आप यहाँ से समझ ही जाओगे। फिक्स बजट का अब देखा जाए तो वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलेगा, फिक्स और फ्लेक्स बजट का अगर हम डिफरेंस निकालें तो वॉल्यूम वेरिएंस आएगा, फ्लेक्स और एक्चुअल रिजल्ट में अगर हम कंपेरिजन करें तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ जाएगा। ओके, और अब इन सब का देखा जाए तो ये सब पूरा हो जाएगा टोटल वेरिएंस। यही है गाइस, इसमें और कुछ तो है नहीं। और इसके बाद ये सब एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हो। नॉर्मल डायरेक्ट मटेरियल इसमें फेवरेबल हैं तो ये हो गया, फिर इसके बाद ये सब हो गया, टोटल वेरिएंस इसका ही निकाल लिया, फिक्स्ड बजट और फ्लेक्स बजट, और यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट। यहाँ पे हमने फिक्स्ड और फ्लेक्स में देखा था, फिक्स्ड और फ्लेक्स में क्या आता है, वॉल्यूम वेरिएंस। तो यहाँ पे 1000 का हमने ये सोचा था और फ्लेक्स बजट आया हमारा 800 का, तो वॉल्यूम वेरिएंस आ गया हमारा 200 का। और वहीं अगर हम फ्लेक्स को एक्चुअल से कंपेयर करें तो हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा, सोचा था 400 होगा लेकिन एक्चुअल में आया हमारा 525, तो 125 एडवर्स, क्योंकि एक्चुअल ज़्यादा आया लेकिन हमने सोचा कम था तो एडवर्स हो गया। तो टोटल हमने क्या करा, इस वाले को और इस वाले को ऐड कर दिया तो हमारा 25 एडवर्स आ गया। ऐसे ही हमने सबका निकाल दिया। तो बस मेन यही है कि आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसके अंदर क्या आता है, बजटरी कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आर सीन टू बी इनसेपरेबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बजटरी अकाउंटिंग दोनों इनसेपरेबल है, मतलब दोनों साथ साथ ही चलते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ईच मैनेजर हैज अ वेल डिफाइंड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर मैनेजर के अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज होते हैं और अथॉरिटी होती है ताकि वो डिसीजन ले सकते हैं उसी डिपार्टमेंट के अंदर। एंड दैट नो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिमेन एज ग्रे एरियाज वेयर इट इज अनसर्टेन कोई रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। कोई भी ग्रे एरिया नहीं रहना चाहिए कि मतलब भैया अगर इस डिपार्टमेंट में लॉस हो गया तो इसका कोई अकाउंटेबल ही ना हो कि इस अकाउंट में लॉस आया तो किसकी वजह से आया, ठीक है, ऐसा कोई एरिया नहीं रहना चाहिए। इफ दिस इज पुट इनटू इफेक्ट प्रॉपर्ली ईच एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, भैया ये डिपार्टमेंट आपकी जिम्मेदारी थी। तो दिस स्ट्रक्चर शुड देन बी रिफ्लेक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट में रिफ्लेक्ट करा जाना चाहिए। और एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्ट्रक्चर करी जानी चाहिए ऐसे कि कॉस्ट सेंटर हो, रिवेन्यू सेंटर हो, प्रॉफिट सेंटर हो, इन्वेस्टमेंट सेंटर हो। ये हम लोगों ने पहले चैप्टर में या फिर दूसरे चैप्टर में भी पढ़ रखा है कि कॉस्ट सेंटर में हम देखते हैं कि जहाँ पे मैनेजर खाली कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। रिवेन्यू सेंटर में देखते हैं कि जो भी हमारी सेल्स से रिलेटेड है, रिवेन्यूज है, खाली रिवेन्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है। प्रॉफिट सेंटर के अंदर सेल्स रिवेन्यू भी रहेगा, कॉस्ट भी रहेगा, जो भी प्रॉफिट वगैरह आता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट के लिए मैनेजर जो होता है उसको डिसीजन लेना होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड के रिलेटेड। ईच सेंटर जो होता है उसका अपना अलग अलग बजट होता है और मैनेजर जो है वो रिसीव करता है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू द बजट सेंटर और कॉस्ट। ये सब आपके अलग अलग सेंटर हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि ना भैया ये जो आपका डिपार्टमेंट है ये खाली एक सारे मैनेजर मिलके कहें कि भैया ये हमारा मैनेजर, ये डिपार्टमेंट हमारा नहीं था, ये हमारा नहीं था। तो इसलिए सबके लिए अलग अलग मैनेजर के लिए अलग अलग सेंटर दे देते हैं, फिर उसके बाद उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉस्ट सेंटर के लिए ए को दे दिया, रिवेन्यू सेंटर के लिए बी को दे दिया, तो फिर अगर कोई भी आगे दिक्कत आती है तो ये सब लोग अकाउंटेबल होने वाले हैं। और इसी के साथ लास्ट टॉपिक फाइनली कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। चैप्टर बहुत बड़ा था, इंपॉर्टेंट था। जो भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई मैं कहूँगा कि एक बार रिवाइंड करके वापस देख लो, और बाकी नहीं तो एक बार ही रीड करो आप अपनी बुक में से, आपको जरूर समझ में आता नहीं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोलेबल कॉस्ट और रेवेन्यूज आर दोज कॉस्ट एंड रेवेन्यूज व्हिच रिजल्ट फ्रॉम डिसीजन विद इन द अथॉरिटी ऑफ पर्टिकुलर manager or unit within the organization. They should be used to assess the performance of manager. The aim under a responsibility accounting system will be to assign and report the cost of the person having primary responsibility. इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया। कंट्रोलेबल कंट्रोल और कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कुछ कुछ होती हैं जिसके पास आपका कंट्रोल होता है कि मान लीजिए आपका एक एम्प्लॉय लीव ले रहा है कि तो आपने उसको अनकंट्रोलेबल है, आप भाई बताओ उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आप उसको रोक ही नहीं सकते। अब जितना मर्जी कहो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसको जाना ही है, आपके लिए अनकंट्रोलेबल है। और उसी के बाद कंट्रोलेबल है, आपने उसको भैया निकाल ही दिया कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते। अब आप चाहो तो उसको वापस रख सकते हो, नहीं तो निकाल दो। ये सब चीज़ें होती हैं, इसके अलग अलग एग्जाम्पल बन सकते हैं। मेन आपको क्वेश्चन करने पे समझ आएगा। अब थ्योरी के पर्सपेक्टिव से इतना आपके लिए ज़रूर है कि कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल के क्या क्या होता है। और इसी के साथ हमारा जो है बजटिंग चैप्टर जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पूरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है, उसकी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। बाकी इसके मैं आपको वापस बताऊं कि प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो प्रैक्टिकल की इसकी क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस ज़रूर करना, आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है। बाकी फ़िलहाल हाँ इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, और गाइस प्लीज़ फीडबैक देना मत भूलना। मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ गाइस, सो अगर कोई भी गलती हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो गाइस कमेंट में बताना, ठीक है। कोई एग्रेसिव मत हो जाना है भाई तू ये गलत बता रहा है वो कर रहा है,
मैंने अपनी तरफ से बेस्ट जितना हो सकता था उतना आप लोगों को बताया है। बाकी कोई गलती होगी तो मैं आगे आने वाले टाइम में उसको ठीक कर दूंगा, और कोई भी गलती हो और कोई भी फीडबैक आप देना हो तो आप कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए